ओके, गुड मॉर्निंग। तो कल तक हम लोगों ने प्रियम्बल स्टार्ट कर दिया हुआ था और हमने कहा था कि पहला हमारा टॉपिक होगा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। और इसमें हम लोगों ने कल एक अपना रोड मैप भी क्लियर किया हुआ था कि क्या क्या चीज़ें हमें पहले करनी है। तो हमने आपको बताया कि प्रियम्बल में जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार हम उनको तेजी से देखेंगे, फिर मेंस के अकॉर्डिंग उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको तेजी से देखेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस प्रीलिम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर है, और उसके बाद हम लोग मेंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे लिए अब अगला जो वर्ड है वो सोशलिस्ट वर्ड है जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। तो कल जब हम लोगों ने बात किया हुआ था तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल में ये लिखा गया है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो टर्म लिखे गए हैं इनके अपने मतलब हैं। तो हमने पहले एक वर्ड यूज किया सॉवरेन। कल हम लोगों ने सॉवरेन का मतलब देखा था। आज हम लोगों को देखना है कि आखिर ये सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, समाजवादी। लेकिन इससे पहले कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहां पर समझते चलिएगा। जो सोशलिस्ट यह वर्ड यूज किया गया है हमारे प्रियम्बल में, यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, यानी मूल संविधान में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह शब्द आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो पहली चीज तो यहां पर जो हमें समझना है कि यह जो है वह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं था, यानी यह जो है डिडंट इंक्लूडेड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया था, मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। तो यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया है। और इसे किस अमेंडमेंट के थ्रू शामिल किया गया है? तो एडेड वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो ये एक तो पहले हमारे लिए फैक्चुअल क्वेश्चन यहां पर बनता है। अब सवाल ये है कि यहां पर सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर सोशलिस्ट वर्ड का मतलब हम देखें तो सोशलिस्ट वर्ड का जो यहां पर मतलब निकल के आता है वो हमें समझना होगा कि एक ऐसी ही विचारधारा है जिसे हम लिबरलिज्म कहते हैं, उदारवाद कहते हैं, जो व्यक्तियों की बात करता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, जो कहता है जो जितना एबल होगा, जितना कैपेबल होगा, उसके पास रिसोर्सेस उतने ज्यादा होंगे। अब सवाल ये है, सोशलिस्ट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर सोसाइटी में हम देखें तो लोगों की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है, तो क्या जो लोग कैपेबल नहीं है वो लोग बिल्कुल डिप्राइव्ड रहें, उनकी बेसिक मिनिमम नीड्स भी फुलफिल ना हो? क्या लिबरलिज्म यही कहना चाहता है? दूसरा उनका क्वेश्चन इस बात का है कि कैपेबिलिटी कई बार सरकमस्टेंसेस से वह डिसाइड होती है। आप कहां पर जन्म ले रहे हैं, आप किस तरीके की फैसिलिटीज पा रहे हैं, आपका एक्सेस किन चीजों तक है, इन चीजों से आपका फ्यूचर लाइफ प्लान जो है डिसाइड हो जाता है। भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, कैसे जीवन जीने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग जो डिप्राइव्ड कंडीशन में रह रहे हैं, जो वंचित दशाओं में रह रहे हैं, उनके लाइफ में किसी तरीके का कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए यहां पर एक काउंटर जो आइडियोलॉजी आई जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, इस सोशलिज्म के अलग अलग ब्रांचेस निकल कर आए, इनको देखने के अलग अलग ब्रांचेस आए। इनका मेन मोटिव था सोशलिज्म का कि हमें सोसाइटी में इक्वालिटी को यहां पर लेकर आना है, यहां पर सभी की मिनिमम नीड्स को फुलफिल करना है, एक इक्विटेबल लाइफ, एक इक्विटेबल सोसाइटी, एक समतापूर्ण समाज यहां पर बनाना है जहां पर हम सभी की मिनिमम नीड्स को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। ये सोशलिज्म का बेसिक फंडा था। इसको पाने के लिए एक तरीका जो शुरुआती दौर में देखा गया उसे यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं। कुछ सोशलिस्ट जो यहाँ पर सोशलिस्ट थिंकर थे, उनका मानना था कि अगर हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है तो हमें कैपिटलिस्ट से या रिच पीपल से जो है वो इस तरीके से रिक्वेस्ट करनी होगी या इस तरीके से उन्हें परसुएट करना होगा कि उनका चेंज ऑफ हार्ट हो और वे अपने रिसोर्सेज, अपनी प्रॉपर्टी, अपने वेल्थ का एक हिस्सा गरीबों में बांट दें।
इसे हृदय परिवर्तन के सिद्धांत के जरिए देखा जाता है। कल्पना लोकी समाजवादी ये कहते थे कि पूंजीपति वह अपने संसाधनों का एक हिस्सा वह गरीबों में बांट दें तो इससे समाज में क्या है, समानता आ सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो रिसोर्सफुल होगा, जरूरी नहीं कि हर एक रिसोर्सफुल पर्सन वह इतना ज्यादा लिबरल हो, इतना ज्यादा उदार हो कि वो लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे। तो इसलिए ये कोई प्लान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और कैपिटलिज्म का जो एक्सप्लॉयटेशन वाला नेचर था वह कंटिन्यू रहा। यूरोप में इसी वक्त एक और व्यक्ति बड़ी तेजी के साथ वह इमर्ज करते हैं जिनका नाम कार्ल मार्क्स होता है। और कार्ल मार्क्स ने जो है यहां पर जो थ्योरी दिया उसको कम्युनिज्म कहते हैं। तो कम्युनिज्म का जो थ्योरी था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर समझना है। कम्युनिज्म क्या, ये सब आपके नोट्स में है। यहां हम आपको ब्रीफ में सारी चीजों को पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम्युनिज्म का मतलब क्या था जो कार्ल मार्क्स ने बोला था। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि अगर हमें सोसाइटी में इक्वेलिटी लानी है तो पहला और फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कैपिटलिज्म को खत्म करने की होनी चाहिए। क्योंकि कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म इस तरीके का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का है कि कैपिटलिज्म में रहकर वह कभी भी जो डिप्राइव्ड क्लास है, जिसे वो प्रोलेटरिएट क्लास कहता था, जिसे वह सर्वहारा वर्ग कहता था, उन गरीबों की बातें पूंजीपतियों के कानों में पहुंचने वाली नहीं है। ये ऐसा सिस्टम है जहां शोषण ही होगा, जहां मजदूरों से 24 घंटे में 18 घंटे काम कराए जाएंगे, बदले में मजदूरी न के बराबर दिया जाएगा, थोड़ी भी बार्गेनिंग करने पर उन्हें काम से बाहर निकाल दिया जाएगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है कुछ लोगों के, चंद लोगों के हाथ में होगा और बाकी लोगों के हाथ में कुछ नहीं होगा। यानी ये वही वाला स्टेटमेंट है कि कुछ लोग खा खा कर मरेंगे और कुछ लोग बिना खाए मरेंगे। तो यहां पर ये जो कैपिटलिज्म का मॉडल था, कार्ल मार्क्स इसे तोड़ना चाहता था, इसे खत्म करना चाहता था। लेकिन ये कैसे खत्म हो? कार्ल मार्क्स का कहना था कि यह खत्म होगा जब प्रोलेटरिएट क्लास, सर्वहारा वर्ग, गरीब वर्ग, उसके अंदर एक ऐसा इंस्पिरेशन आता है कि अब हमें जो है इस सिस्टम को बदलना है, तो वह एक रिवॉल्यूशन करेगा, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, एक साम्यवादी क्रांति करेगा और इस कैपिटलिस्ट मॉडल को खत्म कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर जो गरीब वर्ग, प्रोलेटरिएट क्लास है, उसका एक्सप्लॉयटेशन इतने लंबे समय से हो रहा है, तो फिर क्यों अभी तक जो है ये क्रांति नहीं हुई है? कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो गरीब वर्ग है, प्रोलेटरिएट क्लास है, उसके अंदर कभी भी क्लास कॉन्शसनेस नहीं रहा, यानी वर्गीय चेतना उसके अंदर नहीं रही। उसका कहना था कि इतिहास में भी पहले जब स्लेवरी इरा हुआ करता था, दास युग हुआ करता था, तो कुछ लोग मालिक होते थे और अधिकांश जनता उनकी दास हुआ करती थी। शोषण तब भी हुआ करता था। या फिर जब फ्यूडल सोसाइटी आई, सामंती समाज आया, तो जो फ्यूडल थे उनके हाथों में सारी शक्तियां आ गई। वो चंद मुट्ठी भर लोग थे और जो खेतों में काम करने वाले असली फार्मर, किसान थे, उनको उसमें कुछ भी नहीं मिलता था, वहां भी एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि इन दोनों ही स्थितियों में जो गरीब वर्ग था, प्रोलेटरिएट क्लास था, उसके अंदर कभी यह अवेयरनेस, कभी यह कॉन्शसनेस नहीं आया कि कलेक्टिवली हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और यह एक्सप्लॉयटेशन कैपिटलिस्ट लोग कर रहे हैं और इसको बदलने की जरूरत है। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब मॉडर्न इरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और फैक्ट्रियों में काम किया जाने लगा, तो अचानक फैक्ट्रियों में मजदूर एक जगह गैदर्ड होकर काम करने लगे, एक जगह इकट्ठा होकर काम करने लगे। धीरे धीरे उन्हें यह रियलाइज हुआ कि ये जो मॉडल है कैपिटलिज्म का, ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। क्योंकि कैपिटलिज्म जो अब सिस्टम आया मॉडर्न इरा का, ये पहले के जो सिस्टम थे, यानी स्लेवरी इरा का या फिर फेडरल इरा का, उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर यहां पर देखा जा रहा था। मार्क्स का कहना था कि जो मजदूर थे उनके अंदर ऐसी वर्गीय चेतना आई कि उन्होंने यहां पर साम्यवादी क्रांति करने के लिए वो प्रेरित होंगे और साम्यवादी क्रांति के माध्यम से एक ऐसी कम्युनिस्ट सोसाइटी लेकर आएंगे जहां पर न तो अमीर और गरीब होंगे, यानी एक क्लास लेस सोसाइटी की कल्पना कार्ल मार्क्स करता है।
कहता है कि न अमीर होगा न गरीब। और यह कैसे होगा? कार्ल मार्क्स कहता है जब क्रांति होगी और कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी कहने के लिए नहीं होगी, निजी संपत्ति कहने के लिए नहीं होगी। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो आपके अंदर ये फील कहां से आएगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं अमीर हूं और ये प्रॉपर्टी मेरी है तो गरीब है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक ऐसी सोसाइटी हम लोग विजुलाइज करेंगे जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति नहीं होगी, इसलिए कोई अमीर और गरीब नहीं होगा। वह स्टेट लेस सोसाइटी की बात करता है। क्लास लेस सोसाइटी के साथ साथ मार्क्स स्टेट लेस सोसाइटी कहता है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी यानी साम्यवादी समाज एक ऐसा समाज होगा जहां हम पहले राज्य को खत्म कर देंगे। उसका कहना था कि ये जो राज्य और सरकार हैं और इनकी संस्थाएं, यही पूंजीवाद को बनाए रखती हैं। ये जो सेना है, जो नौकरशाही है, ये जब भी गरीब आवाज उठाते हैं इनको दबा देती थी। इसलिए उसका कहना था कि मेरे साम्यवादी समाज में न राज्य, सरकार, नौकरशाही, पुलिस, इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। सब मिलजुल कर रहेंगे और अपनी जरूरतों को एक दूसरे के साथ पूरा करेंगे। एक ऐसे समतावादी समाज की कल्पना, जिसे साम्यवादी समाज कहता है, कार्ल मार्क्स ने देखा था। उस वक्त बहुत से लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया कि क्या वाकई ऐसा कोई कम्युनिस्ट सोसाइटी आने की इमेजिनेशन किया जा सकता है कि जहां न राज्य होगा, जहां पर न क्लास होगा, न प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ऐसा वाकया 1848 में घटित हुआ। 1848 में यह देखा गया कि फ्रांस में, पेरिस में एक रिवॉल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट क्रांति वहां पर हुई और वो सफल रही। और बहुत तेजी से वहां पर कम्युनिस्ट जो है सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन जैसे ही पेरिस में साम्यवादी क्रांति हुई, वैसे ही आसपास के अन्य पूंजीवादी ताकतों ने पेरिस पर हमला करके फिर से साम्यवादी क्रांति को खत्म कर दिया और वहां से फिर से पूंजीवाद को लेकर आए। अब यह कार्ल मार्क्स के लिए एक बड़ा अलग तरीके का चैलेंज था कि एक तरफ साम्यवादी क्रांति तो आ जाए, अगर लोगों को चेतना उनके अंदर डाला जाए, साम्यवादी क्रांति तो आ जाए। लेकिन जैसे ही साम्यवादी क्रांति लेकर हम साम्यवादी समाज लेकर आएंगे, वैसे ही पूंजीवादी बाहरी शक्तियां वह उस साम्यवाद को खत्म कर देंगी। तो इसकी रक्षा कैसे की जाए? तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब तक साम्यवादी समाज यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी को हम एस्टेब्लिश करेंगे, उसके पहले हम लोग साम्यवादी क्रांति के बाद गरीबों का एक राज्य बनाएंगे। हालांकि मार्क्स राज्य और सरकार से घृणा करता है, वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि पूरी दुनिया में साम्यवादी समाज अगर बनाना है तो पहले साम्यवादी क्रांति होगी और साम्यवादी क्रांति के बाद हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट यानी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व वाली राज्य लेकर आएंगे। उसने कहा यह राज्य आएगा, ये सरकार आएगा, लेकिन ये पुरानी सरकारों और राज्य से अलग होगा, क्योंकि पुरानी सरकारें या पुराने राज्य जो हैं वह मुट्ठी भर लोगों के द्वारा चलाए जाते थे। और ये सर्वहारा का अधिनायकत्व वाला जो राज्य होगा, ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट क्लास वाला जो राज्य होगा, यह बहुसंख्यक जनता के द्वारा पहली बार चलाया जाएगा। तो इतिहास में पहली बार मेजॉरिटी रूल करेगी और माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो रूल किया जाएगा। तो ये बात यहां पर कार्ल मार्क्स ने कहा हुआ था। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि चाइना में कैसा सिस्टम है, क्या वो कम्युनिस्ट है, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में आएगा कि अगर कार्ल मार्क्स स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की बात करता है, तो चीन में तो राज्य है, रूस में तो राज्य है, क्या ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैं? तो बिल्कुल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और कार्ल मार्क्स ने ही बोला था कि जब तक साम्यवादी समाज नहीं आ जाता है, जब तक पूंजीपतियों से खतरा रहेगा, तब तक राज्य एक अधिनायकत्व के रूप में रहेगा, लेकिन अधिनायकत्व गरीबों का होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना में डिक्टेटरशिप चलता है, रशिया में डिक्टेटरशिप, यानी वहां के प्रीमियर और प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वह दुनिया के अन्य देशों की सरकारों के पास आपको दिखाई। रीजन है कि वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको थोड़ा अलग दिखाई देता है। तो हमने कहा कि यहां पर जब सोशलिज्म एक आइडिया के रूप में आया उदारवाद ने कहा व्यक्ति को स्वतंत्र को लो, खुला छोड़ दो, लेकिन समाजवाद ने कहा कि इससे नुकसान हो रहा है। तो एक
समस्या, जो समाज में असमानता बढ़ रही थी पूंजीवाद से, समाज में जो गैप बढ़ रहा था उसको दूर करने का एक तरीका यहां पर यूटोपियन समाजवादियों का था, हृदय परिवर्तन कर दो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। दूसरा तरीका कार्ल मार्क्स का था, क्रांति कर दो, हिंसक क्रांति कर दो। ये तरीका दुनिया के कई हिस्सों में चला, लेकिन ये तरीका भी कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि इसके लिए क्रांति लानी होती, हिंसक क्रांति, उसमें जो है बहुत निर्दोष लोगों की जान जाती, और ये बहुत कन्विंसिंग तरीका नहीं था। एक तीसरा तरीका भी था जिसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट भारत सहित ब्रिटेन में काफी लोकप्रिय रहा। ब्रिटेन में ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था, लोकतांत्रिक समाजवाद, असल में इसके लिए एक शब्द गढ़ा जाता था, फेबियन समाजवाद। क्या बोला जाता था? फेबियन सोशलिज्म। और यह फेबियन सोशलिज्म क्या होता है? फेबियन सोशलिज्म के जो मान्यताकार हैं, उनका यह मानना है कि समाजवाद अगर लाना है, समाज में समानता अगर लानी है, गरीबों वंचितों की जरूरतों को अगर पूरा करना है, तो यह कोई हिंसक क्रांति से नहीं होगा। इसके लिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पीस बाय पीस जो है रिफॉर्म लाने होंगे। यानी इनका कहना है कि हमें डेमोक्रेटिक मींस से, लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी होगी जिससे समाज में समानता आए। अब सवाल यह था कि हम डेमोक्रेटिक मींस से करेंगे क्या? तो यहां पर फेबियन समाजवादियों का मानना था कि अगर समाज में समानता लानी है तो स्टेट के अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता है। इनका कहना है कि समाज में समानता राज्य द्वारा ही लाई जाएगी। तो कार्ल मार्क्स के बिल्कुल विपरीत है। मार्क्स राज्य को खत्म करने की बात करता है और फेबियन समाजवादी राज्य को और अधिक मजबूत करने की बात करते हैं, राज्य को और स्ट्रेंथ देने की बात करते हैं। तो फेबियन समाजवादी जो हैं, फेबियन सोशलिस्ट जो हैं, वह कहते हैं कि स्टेट जो है वह सेंट्रल रोल में होगा और हम लोकतांत्रिक साधनों से राज्य से मांग करेंगे कि हमारी इन इन जरूरतों को पूरा किया जाए और राज्य धीरे धीरे हमारी उन जरूरतों को पूरा करेगी। ये जो फेबियन समाजवाद था, इसका प्रभाव भारत के पंडित नेहरू पर बहुत ज्यादा था। यानी पंडित नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं, वो भी एक फेबियन सोशलिस्ट थे, फेबियन समाजवादी थे। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में तो यह वर्ड यूज नहीं किया गया सोशलिस्ट का, लेकिन यह वर्ड जो है, इसके भाव जो हैं, वह संविधान के कई आर्टिकल्स में देखे गए। आगे जब हम आर्टिकल्स देखेंगे, खासकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हम वहां पढ़ेंगे कि स्टेट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वह लोगों को खाने की व्यवस्था करेगा, भोजन की व्यवस्था करेगा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके हेल्थ की व्यवस्था, उनके हाउसिंग की व्यवस्था, ये राज्य से अपेक्षा की गई है। यानी हमने एक तरीके से उसी तरीके के फेबियन समाजवाद को लाया है या लोकतांत्रिक समाजवाद को लाया है। हम क्रांति से समाजवाद मार्क्सवादियों की तरीके से नहीं लाने वाले। दूसरा, अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि समाजवाद का मतलब क्या है। तो समाजवाद समाज में समानता की बात करता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी बात चल रही है, फिर तकनीकी हम परिभाषा आपको बताएंगे। अब दूसरा यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर रहा, हमारा जो भारत का समाजवाद रहा है, हमने पहले ही कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी व्यक्ति का रहा तो वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने एक अपना सिद्धांत दिया था जिसे वो सर्वोदय कहते थे। ये सर्वोदय रस्किन बॉन्ड के कंसेप्ट पर आधारित था। रस्किन बॉन्ड ने अनटू द लास्ट, अंतिम व्यक्ति तक, एक अपनी उन्होंने पुस्तक लिखी थी और इसी चीज को, सर्वोदय को गुजराती में उसी किताब का गुजराती ट्रांसलेशन यहां पर जो है वो गांधी जी ने किया था। सर्वोदय का मतलब है सभी का उदय, सर्व उदय, सभी का उदय होना चाहिए, सभी का राइज होना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि अगर पूरे समाज का उदय करना है तो हमें समाज के अंतिम किनारे पर खड़े व्यक्ति पर ध्यान देना होगा कि क्या उसकी जरूरतें पूरी हो गई हैं। जब तक समाज के अंतिम किनारे पर, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति आंखों में आंसू लिए खड़ा होगा, तब तक यकीन मत करिएगा कि समाज बेहतर स्थिति में है। इसलिए गांधी जी का कहना था कि हमें उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और उसकी जरूरतों को पूरा करना है, यह हमारा काम होना चाहिए। इसी को गांधी जी कहते हैं अंत्योदय से सर्वोदय,
फ्रॉम अंत्योदय टू सर्वोदय। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय, सर्वोदय का मतलब सभी का उदय। तो अंतिम व्यक्ति के उदय से फ्रॉम लास्ट मैन टू यहां पर ऑल मैन, ये सभी लोगों का जो उदय होगा वह इस तरीके का होगा। तो हमारा जो सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन किया गया है, इसमें दो लोगों का बड़ा यहां पर इन्फ्लुएंस देखा जाता है। एक तो हो गए नेहरू जी और एक हो गए गांधी जी। तीसरे एक और व्यक्ति थे, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर भी फेबियन समाजवाद से प्रभावित थे जैसे नेहरू जी थे, और उनका भी मानना था कि भारत जैसे देश में जहां इनइक्वलिटी इतनी ज्यादा है, स्टेट को यहां पर पहल करना चाहिए और लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इसलिए हमारे यहां पर सोशलिस्ट जो वर्ड है, इसका जो अपना व्याख्या है, ये अपने आप में काफी ज्यादा यहां पर बड़ा हुआ है। तो सोशलिज्म का जो मतलब यहां पर है वो यहां पर क्या है? तो हमने कहा कि हम सोशलिज्म को अगर समाजवाद को देखें तो इंडियन वर्जन जो है देखें, इंडियन वर्जन क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये सब आपके नोट्स में भी है, और जहां न समझ में आए, मैंने पहले ही कहा था ग्रुप भी बना हुआ है आप लोगों का, आप वहां पर जो है मैसेज कर दीजिएगा, या फिर मेरे नंबर पे 9918803330, जिसको जो है अगर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछना हो तो वो कर लेगा। कॉल शायद पिक नहीं हो पाएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो उसका जवाब हम दे देंगे। तो एक तरफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये इंडियन वर्जन है, इंडियन वर्जन जो है वह यहां पर, या इंडियन व्यू जो है यहां पर दिखाई देता। दूसरी तरफ हम यहीं पर अगर तुलना कर लें कम्युनिस्ट सोशलिज्म, यानी कम्युनिस्ट जो हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, चाइना का, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमने कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जहां पर जो है यह देखा जाता है कि हम जो है वह, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि हम स्टेट के थ्रू जो है सोशलिज्म लेकर आएंगे। तो बाय स्टेट, राज्य के द्वारा, पहली चीज है राज्य द्वारा। दूसरा चीज क्या है यहां पे राज्य के द्वारा लाया जाएगा, लेकिन यहां पर थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, लोकतांत्रिक साधनों से, यानी ये लोकतांत्रिक साधनों से लाया जाएगा। भारत का जो समाजवाद है लोकतांत्रिक साधनों से लाया जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है वो क्या है कि यहां पर हमारा जो फोकस रहेगा, जब स्टेट की बात की जाती है तो यहां पर दो चीजें निकल कर आती हैं। वो क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मतलब क्या है? इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहां मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहां, ये सोशलिज्म जो हमारा मॉडल है इसी वजह से है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरफ स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप गरीबी दूर करिए, आप यहां की जरूरतों को पूरा कीजिए। इसके लिए स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट यहां पर रिसोर्सेज जितने भी देश में आप देख रहे हैं ये सब राज्य कभी भी हमसे मांग सकता है, कहेगा कि ये जो जमीन यहां पर आप खड़े ये हमारा है, इसको हमें दूसरों के काम में लाना है। इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये कभी भी किया जा सकता है। नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस यहां पर किए जा सकते हैं। संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है भारत में, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण भारत में किया जा सकता। और दूसरी ओर यहां पर बोला गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउ की गई है, यानी हमारी निजी संपत्ति भी होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति भी है, आपको आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता है, वो आपका राइट है,
लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन कर सकती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीयकरण होता रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, अगर सरकार चाहे तो उसे अपना बना सकती है। आपने सुना होगा 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के समय 14 बैंक जो निजी क्षेत्र के थे, निजी व्यक्तियों के बैंक थे, सरकार ने उसे रातों रात राष्ट्रीय बैंक के रूप में, सरकारी बैंक के रूप में घोषित कर दिया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो यहां पर जो है हमारा जो ये दिखाई देता है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दिखाई देता है। और चाइना का जो कम्युनिज्म का मॉडल है वो यहां पर वह दिखाई देता है कि यहां डेमोक्रेटिक जो है सिस्टम नहीं है, यहां डिक्टेटरशिप है। यहां पर डिक्टेटरशिप ऑफ यहां पर स्टेट है, राज्य का अधिनायकत्व है, यहां राज्य का अधिनायकत्व दिखाई देता। तो यहां पर ये जो है बाई फोर्स, ये बेस्ड ऑन फोर्स, बल पर आधारित है, ये डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं है, बल पर आधारित है यहां पर। और यहां पर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। हालांकि अब जो है चाइना ने अपने यहां प्राइवेट सेक्टर को भी यहां पर कर दिया है, लेकिन यहां पर स्टेट कंट्रोल्ड हर एक चीज होती है। यहां पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप बात नहीं कर पाएंगे, यहां पर जो है लोगों के ऊपर स्टेट का कंट्रोल इतना ज्यादा होता है। तो ये एक बेसिक जो है यहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर है? तो सोशलिस्ट वर्ड जो है यहां पर हमने जैसा कहा कि अगर सोशलिस्ट वर्ड को आप एक्सप्लेन करेंगे तो सोशलिस्ट वर्ड जो है वह हमारे यहां पर वह इस तरीके से दिखाई देता है। जो इंडियन जो सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट जो हमारे यहां पर है, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये इन्फ्लुएंस्ड किससे है? तो यहां पर एक तरफ गांधी जी जो हैं, यहां पर इन्होंने क्या दिया हुआ था? सर्वोदय का कंसेप्ट, सर्वोदय की धारणा इन्होंने दी थी, फ्रॉम लास्ट मैन टू ऑल मैन। और दूसरी तरफ पंडित नेहरू एंड डॉक्टर अंबेडकर, और इनका जो सोशलिज्म का मॉडल था वो क्या था? फेबियन समाजवादी। यानी यहां पर जो है ये राज्य के द्वारा ये समानता लाने की बात करते हैं। हमारे यहां पर पहली बार ये जो सोशलिज्म का बात शुरू हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1955 में, जब अवार्डी अधिवेशन हमारे यहां पर देखा गया था। 1955 में कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन। इसमें क्योंकि प्रियम्बल में तो समाजवादी शब्द लिखा नहीं गया था, और गांधी जी और अंबेडकर जी और नेहरू जी के विचार समाजवादी तो थे, लेकिन समाजवाद है क्या हमारे लिए? क्योंकि समाजवाद एक ऐसी टोपी थी जिसको सब पहन रहे थे, अलग अलग विचारक समाजवाद की अलग अलग व्याख्या कर रहे थे। तो हमारे लिए समाजवाद क्या था, यह बहुत जानना जरूरी था। तो 1955 में कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन आता है, और इस अवार्डी अधिवेशन में यहां पर देखा जाता है कि समाज के सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को यहां पर वह एक्सेप्ट किया गया। तो यहां पर कंसेप्ट जो है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इस कंसेप्ट को यहां पर स्वीकार किया गया था। समाज का समाजवादी ढांचा, समाज का समाजवादी ढांचा। एक चीज और जाने रहिएगा, कई बार हमें बहुत सी चीजें लगती है कि हमारे सिलेबस में है, नहीं है, क्या है, कैसे है। ये केवल इसलिए नहीं बता रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है प्रियम्बल में। आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये सारी चीजें पढ़नी है, और वहां से क्वेश्चन सीधे आते हैं। तो ये तो ऐसे कंसेप्ट है जो मालूम होने ही होने चाहिए। यहां पर मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, कई जगहों पर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। चाइना और रशिया में आप जाएंगे तो वहां की सरकारें कम्युनिस्ट हैं, और सरकार कम्युनिस्ट होने का मतलब डिक्टेटर वाली सरकारें। ध्यान समझिएगा, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म की बात करते हैं वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है,
और चाइना में डिक्टेटरशिप है। और ये डिक्टेटरशिप क्यों है, मैंने पहले ही कहा था, कम्युनिज्म को वहां पर बनाए रखने के लिए। तो भारत में जब पहली बार ये आया कि हमारे लिए सोशलिज्म का क्या मतलब है, तो हमने कहा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। हमारे लिए यहां पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ पॉलिटी नहीं है। हम सरकार को साम्यवादी नहीं, समाजवादी नहीं बना रहे हैं। हम किसको समाजवादी बना रहे हैं? समाज को। समाज में समानता। राज्य को अधिनायकवादी हम नहीं बनाए हैं। तो यहां पर यह बोला गया था कि जो समाजवाद का हमारा मतलब है कि सोशलिज्म का मतलब क्या है, तो हमारा मतलब यह था कि कम्युनिटी ओनरशिप ऑन रिसोर्सेस। यहां पर जो है वह रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय कम्युनिटी, है ना। तो यहां कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप ऑन रिसोर्सेस, संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व, ये यहां से मतलब आता है। जो समाजवाद का हमारे लिए मतलब है संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व, कम्युनिटी का यहां पर स्वामित्व होना चाहिए। ये जो संसाधन है वह किसी एक हाथ में न रहे, यानी कंसंट्रेशन न हो। इसीलिए यहां पर बोला गया है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका दूसरा मतलब है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का समता मूलक वितरण होना चाहिए। संसाधनों का समता मूलक वितरण होना चाहिए। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आपसे कोई बोले कि हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड सोशलिस्ट लिखा गया उसका क्या मतलब है, तो आप बताएंगे कि कम्युनिटी ओनरशिप ऑन रिसोर्सेस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये इसका मूल अर्थ है। यह मामला आगे चलकर जब 1976 में संविधान में शामिल किया गया प्रियम्बल में, तब यह कोर्ट में भी उठा था और डीएस नकारा केस जो है यहां पर आया हुआ था। डीएस नकारा केस में कोर्ट ने क्या कहा कि यह समाजवाद, सोशलिज्म जो है, सोशलिस्ट जो वर्ड है शब्द, वह राज्य की नीति के रूप में है। भारत में यह पॉलिसी ऑफ स्टेट के रूप में है, राज्य की नीति के रूप में, न कि विचारधारा के रूप में, न कि विचारधारा के रूप में, विचारधारा के रूप में। मतलब क्या है कि यह पॉलिसी ऑफ स्टेट है, एज अ पॉलिसी ऑफ स्टेट, या पॉलिसी ऑफ स्टेट के रूप में है, नॉट एज अ आइडियोलॉजी, एज एन आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट। ये आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट नहीं है, यह विचारधारा नहीं है, ये नीति का हिस्सा है। मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। विचारधारा का मतलब क्या होता है? आप पूंजीवादी, उदारवादी, समाजवादी, नारीवादी, पर्यावरणवादी, जिस भी विचारधारा के आप होते हैं, आप बंध के रह जाते हैं। आप पूरी तरीके से उसी विचारधारा में प्रेरित होकर काम करते हैं। तो हमने कहा सोशलिज्म हमारा नहीं विचारधारा है, सोशलिज्म हमारा, क्योंकि फिर अब बच जाएंगे। हमको अगर कैपिटलिज्म अच्छा लगेगा हम उसकी भी अच्छी बात, हमें सोशलिज्म अच्छा लगेगा हम उसकी भी अच्छी बात लेंगे, लेकिन हम किसी विचारधारा से बंधे नहीं है। इसलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वह इज्म वर्ड यूज नहीं किया है, सोशलिज्म नहीं वर्ड यूज किया है। क्या लिखा है? सोशलिस्ट। यानी हम इसे पॉलिसी ऑफ स्टेट कि लोगों का कल्याण करना है, राज्य को, सोसाइटी में इक्वेलिटी लेकर आना है, इस रूप में देखते हैं। तो काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका क्या मतलब हमारे लिए है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में तो बाद में जोड़ा गया, लेकिन कई जगहों पर इसका जो आधार है उसको देखा जा सकता है। यानी कई जगहों पर यहां पर जो यह है कॉन्स्टिट्यूशन में वह देखा जा सकता है। तो कौन कौन से जो हैं हमारे यहां पर जो है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये सब आगे पढ़ना है, हम यहां केवल मेंशन कर दे रहे हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 38, 39, बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 39,
आर्टिकल 41, ये सब जो हैं ये सोशलिस्ट मॉडल को हमारे यहाँ बताते हैं। तो आगे चलकर इसको और अच्छे से आप जब आर्टिकल 14, 15, 16 या 38 पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो हमारा पहला वर्ड था वी द पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा वर्ड था सॉवरेन, अब तीसरा वर्ड था सोशलिस्ट। अब चलिए चौथे वर्ड की तरफ, और वो क्या है? सेकुलर। बहुत डिबेट होता है सेकुलर क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, ये बहुत डिबेट यहां पर होता है। तो यहां चौथा शब्द हमारे लिए जो है वो है सेकुलर, या इसी को सेकुलरिज्म जो है के रूप में देखते हैं। पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये कहां से वर्ड आया, क्यों ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और कहां पे आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में। यूरोप में मिडवल इरा में, और यूरोप क्या पूरी दुनिया में थियोक्रेसी थी, धर्म तंत्र हुआ करता था। धर्म जो कह देता था वो मानना ही मानना पड़ता था। साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। लोग रेशनल माइंड से वह इस फिजिकल वर्ल्ड के जो मिस्ट्री थे उनका इंटरप्रिटेशन नहीं करते थे। इस भौतिकवादी दुनिया के रहस्यों का उद्घाटन लोग आध्यात्मिक, पारलौकिक, धार्मिक तरीके से करते थे। जैसे बिजली क्यों कड़कती है, या हवा क्यों चलता है, तूफान क्यों आता है, ये सारी व्याख्याएं जो हैं वह धार्मिक तरीके से की जाती थी। इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन से कोई लेना देना नहीं होता था। धर्म इतना ज्यादा यहां पर मजबूती से जड़ा हुआ था कि वो लोगों के स्वतंत्र चिंतन को भी खत्म करने लगा। जब गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे विचारक आए, जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि सन जो है वह अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वहां पर चर्च ने उन्हें जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। यानी कि अगर कोई बाइबल के अगेंस्ट जाकर, कुरान के अगेंस्ट जाकर, रिलीजियस टेक्स्ट बुक के अगेंस्ट जाकर कुछ बोलता है तो वहां पर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। ऐसा स्थिति पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। लेकिन यूरोप में जब मॉडर्न इरा स्टार्ट हुआ, और मॉडर्न इरा कब से स्टार्ट हुआ थोड़ा उसको भी समझिएगा। यूरोप में पहले का जो समय था यूरोप का, वहां पर एंशिएंट इरा तक यह देखा जाता था कि यूरोप के लोग वह ट्रेड करते थे इंडिया और चाइना से, बड़े स्तर पर ट्रेड करते थे। और ये ट्रेड का रूट जो होता था उसको बोला जाता था सिल्क ट्रेड रूट। रोम से लेकर चाइना तक, इंडिया होते हुए चाइना तक सिल्क ट्रेड रूट के माध्यम से व्यापार वगैरह होता था। बड़ा खुश थे वो लोग इस ट्रेड से। लेकिन बीच में यह देखा गया कि जब मिडवल इरा के इनिशियल फेज में देखा गया, जब इस्लाम का इमरजेंस हुआ, और इस्लाम का इमरजेंस कहां पे हुआ था? इन दोनों के बीच में। यानी एक तरफ यहां पर जो है अगर देखिए तो ये आपका मान लीजिए कि यूरोप है, बस एक रफली हमने आइडिया बताया। यूरोप जो है यहां से व्यापार करता था, ये चीन और ये भारत। तो इनका व्यापार कैसे होता था? इस तरीके का इनका व्यापारिक मार्ग था। और भी कई मार्ग थे। एक मार्ग हमने जो भारत के तक्षशिला, जो इस वक्त पाकिस्तान है, वहां से चीन जाता था। बीच में क्या हुआ? हमने कहा कि ये जो क्षेत्र है पश्चिम एशिया का, यहां पर इस्लाम आ गया। इस्लाम के आने के बाद ये जो ट्रेड रूट था वो क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि ईसाई और इस्लाम इन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस वॉर शुरू हो गए। यूरोप के लोगों के लिए अब जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। ट्रेड वगैरह के रास्ते बंद हो चुके थे, और यहां एक बहुत बड़ा दुश्मन ऑटोमन एम्पायर और बहुत ताकतवर इनके सामने उपस्थित था। तो ये हमेशा डरते भी रहते थे कि इनके साथ क्या होगा। स्पेन और पुर्तगाल के जो राजा हुआ करते थे, उन लोगों ने अपने व्यापारियों से बोला कि अब बहुत हो गया, जाओ भारत को खोज कर लेकर आओ। जो इंडिया को डिस्कवर करेगा, हम जिस बोट से वो जाएगा उस बोट को सोने चांदी सबसे भर देंगे। तो यहां पर उन्होंने इंसेंटिव देना शुरू किया और कहा कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए आपको भारत को खोजना है। भारत की खोज जब शुरू हुई तो भारत पहुंचने के बजाय पहले तो लोग पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की खोज हो गई। नॉर्थ अमेरिका में कोलंबस और अमरीको, कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका और अमरीको ने यूएसए की खोज कर दी, और यहां से एक नई दुनिया, इसीलिए इसे न्यू इंडिया के रूप में, और यहां के लोगों को रेड इंडियन बोला गया। यहां पर ये खोजने गए थे इंडियन, लेकिन येलो इंडियन की जगह इनको रेड इंडियन मिल गए। आगे चलकर वास्को डिगामा ने जो है वो यहां से एक रास्ता खोजते खोजते वो इंडिया आ गए। ये जो खोज हुई
तो इसका बड़ा चर्चा पूरे यूरोप में हुआ। लोगों ने पूछा, वास्को डी गामा और सारे लोगों के एक्सपीरियंस, अनुभव चारों तरफ चलने लगे कि क्या होता है समुद्र में। पहले धर्म के कारण, धार्मिक अंधविश्वास के कारण लोग समुद्रों में जाने से डरते थे, लेकिन वास्को डी गामा ने कहा कि हम तो गए, वहां पर जो है तूफान आ रहा था, हमने भी तलवार उठा ली, तूफान डर के चला गया। यानी इंसान ने यह बताना शुरू कर दिया कि नेचर पर हम क्या कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन था, वास्को डी गामा वहां पर था। तो कुल मिलाकर अचानक इंसानों के अंदर यह भाव आया कि हम भी नेचर को कॉन्कर कर सकते हैं, हम भी जो है यहां पर इन रहस्यों को जीत सकते हैं। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी की वजह से नए नॉलेज और नए एक्सपीरियंस आने लगे, जहां जहां जा रहे थे नई नई चीजें वहां पर पता चल रही थी। इसी समय यहां यूरोप में रेनेसा आता है, पुनर्जागरण आता है। ये जो पुनर्जागरण होता है ये चल रहा पहले से है, लेकिन अब धीरे धीरे इनके अंदर इंडिपेंडेंट थॉट यानी स्वतंत्र चिंतन, क्योंकि अब ये बाहर निकल रहे हैं और सारी चीजों को देख रहे हैं, तो इन्होंने स्वतंत्र वाद विवाद करना शुरू कर दिया। और यहीं से यह देखा गया कि यूरोप में धीरे धीरे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास हुआ, जिसने यहां पर वैज्ञानिक क्रांति को भी लाया। विज्ञान का आविष्कार हुआ, तकनीकों का आविष्कार हुआ, न्यूटन जैसे लोग आए, अलग अलग यहां पर विचारक आए, वैज्ञानिक आए, तो पूरा यूरोप का माहौल बदलने लगा। जो धर्म के अंधविश्वास थे, धार्मिक मान्यताएं थी, अब ये सारी चीजों के स्थान पर वैज्ञानिक व्याख्याएं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आने शुरू हो गए। इस बीच यह देखा गया कि यूरोप में ही एक आंदोलन चला, एंटी रिलीजियस मूवमेंट या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। यह जो धार्मिक सुधार आंदोलन था, यह उस पुराने क्रिश्चियन कैथोलिक रिलीजन के खिलाफ था, जो धर्म को बिल्कुल सुपरस्टिशन और ऑर्थोडॉक्स पर बनाया था, जो पोप और पादरियों को असीमित अधिकार देता था। इस धर्म का नाम था प्रोटेस्टेंट रिलीजन। कैथोलिक के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन थे, ईसाई, लेकिन ईसाईयत की व्याख्या इन्होंने अपने तरीके से की। और यहीं से असल में यह बड़ा मुद्दा आया कि अब धर्म तंत्र नहीं, अब धर्मनिरपेक्षता। अब यह धर्मनिरपेक्षता क्या थी? इन्होंने कहा कि इस वर्ड यानी मेटलिस्टिक वर्ड और अदर वर्ड यानी पारलौकिक दुनिया, इन दोनों के बीच में एक अंतर है। यह सांसारिक दुनिया और पारलौकिक दुनिया दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। पारलौकिक दुनिया के रहस्यों की खोज धर्म से की जा सकती है, लेकिन सांसारिक दुनिया के रहस्यों की खोज धर्म से नहीं की जा सकती। इसलिए वैज्ञानिक जो भौतिक दुनिया, सांसारिक दुनिया है, इसकी सर्वोच्च सत्ता राज्य होगी, और पारलौकिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता कौन होगा? तो वहां पर वह धर्म होगा। तो यहां से इन्होंने कहा कि इस दुनिया की बातें राज्य देखेगा, उस दुनिया की बातें धर्म, पोप, पादरी, चर्च ये देखेंगे। तो यहीं से एक आइसोलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन का कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट कहां पर आया? यूरोप में आया। यूरोप के जो देश थे, राज्य थे, उन्होंने कहा कि हमारा अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, हमारा रिलीजन नहीं होगा, हम यहां पर वह मेटलिस्टिक दुनिया में हम अपने तरीके से काम करेंगे। रिलीजन का काम अलग है, स्टेट का काम अलग है। तो पहला डिफिनीशन सेकुलरिज्म का यूरोप में आया कि स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा डिफिनीशन ये आया कि आइसोलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। तो पश्चिमी देशों ने कहा कि राज्य और धर्म के मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, राज्य धर्म के मामलों में दखल नहीं देगा, धर्म राज्य के मामलों में दखल नहीं देगा। धर्म आपका निजी मामला है, सार्वजनिक मामला नहीं है। निजी जीवन में आप अपने अनुसार से धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अगर आप धर्म का पालन करते हैं तो राज्य वहां पर आपको इंटरफेयर कर सकता है। फ्रांस में आपने देखा होगा कि अभी यह चर्चा चल रहा है, और फ्रांस के सेकुलरिज्म को लेसिटे मॉडल कहते हैं। लेसिटे एक सेकुलरिज्म का मॉडल है, एक अमेरिका का मॉडल है सेकुलरिज्म का और एक फ्रांस का। अमेरिका में रिलीजन आपका प्राइवेट पर्सनल मैटर है, लेकिन आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप प्राइवेट लाइफ में भी और पब्लिक प्लेसेस में भी अपने रिलीजियस बिलीफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस ने पिछले कुछ सालों से ये नियम बनाए हैं कि आप पर्सनल प्राइवेट लाइफ में आप अपने रिलीजियस बिलीफ को एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन अगर पब्लिक लाइफ में आप रिलीजियस अगर आप अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करते हैं, यानी सार्वजनिक स्थलों पर अगर आप
धार्मिक जो है तरीके के वेशभूषा धारण करते हैं या इस तरीके की चीजें करते हैं, सिंबल्स धारण करते हैं, तो वह रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो रोक दिए जाएंगे। तो इसीलिए फ्रांस का जो लेसिटे मॉडल है सेकुलरिज्म का, वो बहुत कठोर माना जा रहा है और वहां कई तरीके के इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे हैं। तो मेंस का जब डिबेट हम लोग शुरू करेंगे तब हम लोग उन सब चीजों पे बात करेंगे। अभी हमने कहा कि बस ब्रीफ में ये समझना है कि सेकुलरिज्म जो है वह उसका क्या मतलब है। तो हमने सेकुलरिज्म का एक तो सेंस बताया कि जहां से आया, यूरोप से आया, तो यूरोप के लिए इसका मतलब अलग है। तो ये बाद में जोड़ा गया था, ये भी जो है संविधान में पहले नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब यहां पर जो है यह जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म फॉर जो वेस्टर्न सोसाइटी के लिए है, पहले उसको देखेंगे फिर इंडियन मॉडल देखेंगे। वेस्टर्न मॉडल जो यूरोपियन मॉडल है ऑफ सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल क्या है यहां पर? पहला, स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन, तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन, या स्ट्रिक्ट सेपरेशन इसको बोले, बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। राज्य और धर्म के मध्य कठोर अलगाव। तीसरा, neither state nor religion can interfere in each other matter, इन each others मैटर। तो न तो धर्म न ही राज्य एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, न तो धर्म और ना ही राज्य एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक तरीके का है। ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ जो सेकुलरिज्म है, ये यहां पर ध्यान रखना है। तो ये जो है यहां पर देखा जाता है। अब जो इंडियन मॉडल है थोड़ा उसको देखिए। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। अब थोड़ा इसको समझिएगा, ये क्या कहता है। भारतीय जो पंथ निरपेक्षता का मॉडल है वो क्या कहता है। असल में भारत में जो पंथ निरपेक्षता का कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, ये आया कहां से, इसको हमें समझना है। जब राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट हमारे यहाँ चल रहा था, तो हमारे यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा समझ में आया। अंग्रेजों ने बड़ा वेल प्लान तरीके से भारतीयों के मन मस्तिष्क में एक चीज डालने की कोशिश की, और वो शिकार आप लोग भी हम लोग भी हैं। उन्होंने बताया व्हाट इज इंडिया, क्या है ये इंडिया, भारत क्या है, भारत का विचार क्या है। उन्होंने कहा यू आर नॉट नेशन, आप राष्ट्र नहीं हो, आपके अंदर कोई साझेपन की भावना नहीं है,
आप तो बटे हुए हो, आपके यहाँ न जाने कितने रिलीजन है, न जाने कितने आपके इतने ग्रुप्स हैं। तो उन्होंने हमें हमारी हिस्ट्री से दूर किया। उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि हम लोग अनसिविलाइज्ड थे। उन्होंने एहसास दिलाया कि कितना एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी रहा है। आज जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि भारत का समाज बहुत शोषण मूलक रहा है, और ये बात सही भी है। हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस होती थी, पैट्रियार्की, पितृतंत्र जैसी व्यवस्था होती थी। लेकिन थोड़ा इमेजिन कीजिए, क्या ये चीज केवल इंडिया में होती थी? और इंडिया को जस्टिफाई नहीं करना है, इंडियन हिस्ट्री को जस्टिफाई या इंडियन हिस्ट्री को अप्रिशिएट नहीं करना है, लेकिन क्या भारत में ही शोषण का यह स्वरूप था? यूरोप के देश क्या ये भूल रहे हैं कि वहां स्लेवरी सिस्टम होता था, दास प्रथा होता था, जिस दास प्रथा में लोगों को जंजीरों से जकड़ा जाता था, जहां पर लोगों को क्रय विक्रय खरीदा और बेचा जाता था। ये चीजें यूरोप में कितने बड़े स्तर पर होती थी? क्या यूरोप के लोग ये कह रहे हैं कि वो बहुत फेमिनिस्ट थे शुरुआती दौर में? तो आपकी जानकारी के लिए 1628 से ही ब्रिटेन में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 1928 में पहली बार महिलाओं को वहां मत देने का अधिकार मिला। यानी 200-300 साल बाद पुरुषों को जब मिला मत का देने का अधिकार, उसके 300 साल बाद महिलाओं को मिला। वो भी पैट्रियार्की थे, वो भी जो है एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर थे, वो भी शोषण किया करते थे, उनकी भी हिस्ट्री कोई बहुत खास अच्छी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी हिस्ट्री के पॉजिटिव फीचर्स को ज्यादा दिखाया और नेगेटिव फीचर को दबाया, और भारत के नेगेटिविटी को ज्यादा उन्होंने बढ़ाया और हमारी पॉजिटिविटी को। हमारी पॉजिटिविटी खत्म हो गई। हम आर्यभट्ट की बात नहीं करते, हम यहां पर भास्कराचार्य की बात नहीं करते, हम विष्णुगुप्त की बात नहीं करते, हम कौटिल्य की बात नहीं करते, हम यहां पर कालिदास की बात नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ एक पूरा का पूरा चेन रहा है इंटेलेक्ट्स का। हमारे यहाँ पर एक से एक विद्वान जन यहाँ पर हैं, लेकिन हम उनकी बातें नहीं करते। हम बात करते हैं कि ये हमारा जो भारत रहा है वो बहुत बहुत ही नेगेटिव हिस्ट्री इसकी रही है, बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर रहा है। और इस वजह से इंडियन लोगों में एक नेशनल कैरेक्टर, एक तरीके की प्राउड फीलिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। हम यहां पर इतिहास भी पढ़ते हैं तो आधे अधूरे तरीके से पढ़ते हैं, 3-4 नाम लेते हैं और उसी में इतिहास खत्म कर देते हैं कि इन लोगों ने हमें आजादी दिलाई या इन लोगों का इतिहास रहा है। हम यहां पर इतिहास में वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक रिलीजन से कई लीडर हैं, हम उन लीडर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। हमें नहीं मालूम है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के संबंध में वहां पे किस तरीके से अहोम राजाओं ने वह मुगल शासन से किस तरीके से संघर्ष किया था, या रानी गैडेलियो ने किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर से संघर्ष किया हुआ था, या वहां पर न जाने ऐसे कितने लोग थे। साउथ इंडिया में कितने लोग थे, गुजरात में कितने लोग थे, कश्मीर में कितने लोग थे, ये सारे लोग हमारे नेशनल मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किए। हम ये गर्व नहीं करते हैं कि हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, हम अमीर खुसरो पे गर्व नहीं करते हैं कि ये जो हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं वो एक मुस्लिम के द्वारा वहां पर बनाया गया था, और वह मुस्लिम बाहरी प्रभाव से प्रेरित न होकर भारत की अपनी संस्कृति, खास संस्कृति जिसे हम गंगा जमुना संस्कृति या सामाजिक संस्कृति कहते हैं, उससे प्रभावित था। कहने का मतलब क्या है यहां पर कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के समय तक हम अपने इतिहास से कट चुके थे, हमारे अंदर अलगाव की भावना एक दूसरे से आ चुकी थी, रिलीजियस आइडेंटिटी हावी हो रही थी नेशनल आइडेंटिटी की जगह पर। हम हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, सिख के रूप में एक दूसरे को देखना शुरू कर दिए। हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमारी इससे भी बड़ी एक आइडेंटिटी है जो इंडियन आइडेंटिटी है, जो हम सबको हजारों हजार साल से एक दूसरे से जोड़ रही है, वह भारतीय पहचान। अब ऐसे में भारत का दुखद सांप्रदायिक विभाजन 1947 में हुआ। भारत के सामने बड़ी चुनौती थी। हम एक संविधान बनाने बैठे हुए थे और हमारे सामने चुनौती थी कि देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था। पाकिस्तान ने कहा कि यहां पर मुसलमान नहीं रह सकते हैं और उसने एक अलग देश बनाया, और हमारे यहाँ ऐसे और भी रिलीजियस ग्रुप थे और ऐसे इथनिक ग्रुप्स थे। कल को तमिल लोग बोले कि नहीं हमको नहीं रहना है भारत में, तेलुगु बोले हमको नहीं रहना है, कन्नड़ बोले हमको नहीं रहना है, उड़िया बोले हमको नहीं रहना है। कहां जाएगा भारत? क्या रहेगा भारत? क्या है भारत का कंसेप्ट? क्या बचेगा यहां पर? तो ये एक बड़ा चौंकाने वाली चीज थी। अब हमको इस बारे में बहुत ठोस यहां पर सोचना था। तो पहली बात। दूसरी बात सुनिए, हमारे यहां पर रिलीजन से एसोसिएटेड बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, इतने ऑर्थोडॉक्स थे, सती प्रथा आप सुनते ही थे। 1987 तक राजस्थान में रूप कुंवर को सती किया गया, और जब वो सती हुई तो कई गांवों से, हजारों गांवों से लोग उनकी पूजा आराधना करने के लिए आए।
यानी एक महिला अपने पति के साथ जिंदा जल गई तो इसके लिए लाखों लोग वहां पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ये उल्टा क्यों नहीं हो सकता है? अब इसके पीछे बहुत से लोग अपने अपने तर्क देंगे जो धार्मिक लोग होंगे। यानी कि एक अगर पत्नी का निधन हो जाता है तो सती पुरुष क्यों नहीं हो जा रहा है? क्योंकि हमने इतिहास से कोई एक दृष्टांत उठाया और उसका अपने अनुसार व्याख्या कर लिया। महिलाओं के साथ लंबे समय से यह उपेक्षा का भाव, इग्नोरेंट का भाव रहा है और इसके पीछे रिलीजन बहुत बड़ा कारण रहा है। चाहे वह हिंदुइज्म हो, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे सिखिज्म या कोई भी रिलीजन हो, महिलाओं के साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार और वो भी रिलीजन के अकॉर्डिंग जस्टिफाई किया जाता था। चाहे वह निकाह हलाला हो, चाहे यहाँ पर तलाक, यहाँ पर हिंदू रिलीजन में जो है वह तलाक का मुद्दा रहा हो, वो जो होता ही नहीं था, ऐसे तमाम मुद्दे थे। तो कुल मिलाकर रिलीजन के वजह से हमारे समाज में बहुत से यहाँ पर बुराइयां भी थी, सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां भी थी, हमको उससे भी दूर करना था। तीसरा, हमारे यहाँ पर जब हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ये ठीक है, लकीरें खींची जा सकती हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, लेकिन हमारा जो देश रहा है वह धर्म के आधार पर कभी बटा हुआ नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर मूल चीज रही है कल्चर, संस्कृति, और वह एक कॉमन कल्चर हमको दिखाई देता है। मतलब खान पान का तरीका, वेशभूषा का तरीका, रहन सहन का तरीका, भाषा पर, ये सारी चीजें, विचार, ये बांटी हुई नहीं है। भारत वो देश है जहां पर रामायण में, रामलीला में राम के पात्र का मंचन कोई मुस्लिम कर रहा होता है। भारत वो देश है जहां महाभारत की स्क्रिप्ट राही मासूम रजा साहब जैसे मुस्लिम कर रहे होते हैं। भारत वो देश है जहां पर जो गजल और शायरी है उसमें सबसे बड़ा नाम फिराक गोरखपुरी यानी रघुपति सहाय एक हिंदू के रूप में देखे जाते हैं। भारत वो देश है जहां हिंदू दरगाह पर भी जाते हैं और जहां पर कई मुस्लिम जो हैं वह मंदिरों में या वहां पर जो है वो यहाँ पर सेकुलर जो पर्सनालिटीज हैं उनकी पूजा वहां पर करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको भाषा के स्तर पर हिंदू और मुस्लिम में अंतर दिखाई नहीं देगा, या सिख और ईसाई में अंतर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बड़े क्षेत्र में हिंदी भाषा आपको देखने को मिलेगा। बड़े हिस्से में संस्कृत यहां पर जो है वह लोगों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। भारत वो देश है जहां पर यह देखा जाता है कि हमारे नृत्य, हमारे संगीत वो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। कथक नृत्य, जहां पर राधा कृष्ण की जो प्रस्तुति की जाती है, उस कथक नृत्य का आविष्कार करने वाले जो लोग थे उनमें अगर नाम लेंगे तो नवाब वाजिद अली शाह का नाम आएगा। यानी राधा कृष्ण से जुड़ाव किसका? वाजिद अली शाह का। या अगर हम यहाँ पर कोई भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत, कोई भी आप सुनिए और बड़े नामों को वहां पर लीजिए, आप जितने नाम लेंगे उनमें आपको बहुत से शास्त्रीय संगीत के नाम वह मुस्लिम शास्त्रीय जो है संगीतकार वहां पर आपको दिखाई देंगे, और वो बिना किसी जो है दुर्भाव के या बिना किसी हेजिटेशन के, हिचक के, वो हिंदू देवी देवताओं से इसको समर्पित कई गाने वहां पर गाते हैं, और ठीक वैसे ही हिंदुओं के द्वारा। कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल हमने एक डिस्टेंस एक क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमारा जो देश था वो मूलतः धर्म के मामले में बहुत सहिष्णु था और सब एक दूसरे के साथ रहते थे। ये सब सवाल थे जब हमारे संविधान निर्माता सोच रहे थे कि भारत में कैसा यहां पर मॉडल होना चाहिए। हमने एक चीज समझ लिया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, तो हमने पहली चीज तो अपने यहां पर ड्रॉ कर ली, क्योंकि भारत में इतने धर्म हैं कि अगर भारत बोले कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, तब तो फिर पाकिस्तान जो कह रहा था कि भारत जो है हिंदुओं का राष्ट्र रहेगा, तब यहाँ सिखों का राष्ट्र, जैनियों का राष्ट्र, ईसाइयों का, पारसियों का, तब तो बहुत से बंटवारे होते। तो पहला हमने यहाँ पर जो है ये फिक्स कर लिया इंडिया में भी कि इंडिया हैज, स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन। तो हमारे यहां पर भी यही बात है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने कहा कि यहां पर आइसोलेशन क्या हो सकता है? क्या राज्य बोले धर्म को कि भाई जो करना है करिए, हम आपके मामले में दखल नहीं देंगे? हमने अभी अभी आपको क्या बताया, इतने धर्म से जुड़ी हुई बुराइयां थी सामाजिक कि वहां पर राज्य को दखल देना ही पड़ता।
इसलिए हमने यूरोप के मॉडल को अस्वीकार कर दिया कि हम धर्म से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। हम धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड इंटरफेरेंस, हम केवल आवश्यक हस्तक्षेप करेंगे। इसके लिए शब्द लिखा गया प्रिंसिपल डिस्टेंस। तो यहां पर बोला गया है कि प्रिंसिपल या आइडियल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। राज्य और धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी। राज्य और धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी, यानी कंप्लीट, यहां पर आइसोलेशन हमने नहीं किया है, इंडिया में आइसोलेशन नहीं किया है। सैद्धांतिक दूरी का मतलब क्या है कि हम रिक्वायर्ड इंटरफेरेंस करेंगे, रिक्वायर्ड इंटरफेरेंस, या यहां पर इसको बोले पॉजिटिव इंटरफेरेंस, केवल सकारात्मक हस्तक्षेप करेंगे, जहां जरूरत होगी वहीं पर, अनावश्यक नहीं करेंगे। तो आवश्यक या सकारात्मक हस्तक्षेप, हमेशा हस्तक्षेप यहां पर सरकार नहीं करेगा। तो मतलब क्या है कि वैसे तो राज्य और धर्म के बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस है, लेकिन ये सैद्धांतिक दूरी है। सैद्धांतिक मतलब कि जहां पर जरूरत होगी वहां करेंगे, जहां जरूरत नहीं होगी वहां हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सकारात्मक हस्तक्षेप का मतलब क्या है कि यहां पर हम सभी धर्मों के प्रति जो है रिस्पेक्ट रखें, सभी धर्मों के साथ वह समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट, या इसको हम बोलें कि इक्वालिटी ऑफ एवरी रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ एवरी रिलीजन in the eyes of the state, in the eye of the state। तो इसको कहते हैं टॉलरेंस, कि राज्य जो है, राज्य की नजर में सभी धर्मों के साथ समानता, राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, ये हमारा पंथ निरपेक्षता है। अब आगे से ये सब याद करके रखिएगा, कई जगहों पर ये बातें होती हैं और आप कुछ भी वहां बात करते हैं। तो राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, तो ये यहां पर बोला जाता है। इसलिए बोला गया है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्लियर है? तो सेकुलरिज्म इंडिया के लिए क्या मतलब है, वेस्टर्न सोसाइटी से कैसा अलग है, ये थोड़ा थोड़ा अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक। अगला वर्ड जो लिखा हुआ है वो है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, अब इसको समझना है अगला वर्ड। तो आइए डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, पांचवा शब्द जो है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब है कि जहां पर रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन हो। जहां पर लोकतांत्रिक होने का मतलब ही है जहां पर जनता का शासन हो, मतलब अ सिस्टम इन विच द government of
a country is elected by people, by the people. तो रूल बाय द पीपल, जहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, या जहां पर जनता का शासन, रूल बाय द पीपल, या यहां पर जो है जनता का शासन। अब यहां पर जो ये डेमोक्रेटिक वर्ड है, इसके बड़े अलग अलग से मतलब हैं, और अलग अलग से मतलब इसलिए यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की व्याख्या बड़ी अलग अलग तरीके की हो सकती है। डेमोक्रेसी का जो मतलब है, क्या वो केवल चुनी हुई सरकार है? तो यहां पर डेमोक्रेसी का देखिए शुरुआती दौर से जो आधार देखा गया वो क्या है। यहां पर डेमोक्रेसी दो रूपों में देखा गया दुनिया में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है कि यहां पर लोग अपनी शक्तियों का सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, यानी पीपल एक्सरसाइज देयर पावर डायरेक्टली। यहां पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा। तो यहां पर जो है ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तक ये खुद यहां पर काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहां पर जनता वह खुद जो है डिसीजन ले रही होती है। ये पहले के समय में होता था। पहले के समय मतलब जब आप सुनते हैं एथेंस में डेमोक्रेसी था, हालांकि वो आज के तरीके की डेमोक्रेसी नहीं था, लेकिन अगर आज जैसा भी तरीका होता तो डेमोक्रेसी उसी वक्त हो सकता था। और वो कैसा था कि छोटा सा राज्य होता था, 5,000 की आबादी होती थी, 4,000 3,000 की आबादी होती थी। एक जगह पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे और वहां पर बातचीत होती थी, और बातचीत के माध्यम से जनता के बीच में ही वोटिंग वगैरह होती थी और वो आपस में मिलकर वहां पर निर्णय लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वहां पर जनता अब मिलकर बैठकर निर्णय ले पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसलिए जनता लाखों की आबादी है, तो जनता क्या करती है, शासन के लिए अपनी इच्छा को अपने प्रतिनिधि को सौंप देती है, यानी अपना विल किसको ट्रांसफर कर देती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा नहीं, जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन। इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। तो यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अब देखी जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि वहां सीधी भागीदारी है, आप खुद कानून बनाइए। लेकिन ये तब होता जब पॉपुलेशन कम होता, जनता खुद कानून नहीं बना सकती है। तो यहां पर जो है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र इसको कहते हैं।
और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब क्या है? पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहां पर जो है जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है, अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है। तो यहां पर वो अपना जो है इच्छा उनको ट्रांसफर कर देती है। लेकिन अब एक समस्या समझिए, जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया और प्रतिनिधि जो हैं वो 5 साल के लिए चुने गए और लापरवाह हो गए। हमने सांसद विधायक चुन लिया और वो देख ही नहीं रहे हमारी तरफ। ऐसे में ये बोला जाता है कि अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अच्छा बनाना है तो कुछ हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल लाने होंगे, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हमें लाने होंगे, टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमें अगर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को बेहतर बनाना है तो हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन इसमें लाने होंगे। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो सबसे बेहतर, भाई हम लोग बैठे और खुद अपने लिए अपना नियम बना रहे हैं, तो हमारा अच्छा बुरा क्या है हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमने प्रतिनिधि चुन लिया और जब चुना था तब वो हमारे पास आए थे, हमने कहा था ये सड़क नहीं बनी हमारे घर के सामने, उन्होंने कहा बिल्कुल ये सड़क पहली प्राथमिकता होगी, यही सड़क तो है, यहीं से तो देश का विकास रुका हुआ है। और जैसे ही वो बने प्रतिनिधि, अब उनके हम सांसद आवास में जाते हैं, विधायक आवास में जाते हैं, मार के भगा दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इग्नोरेंट हैं। ऐसे लोगों पर जनता का नियंत्रण कैसे हो? तो या तो 5 साल इंतजार करो, 5 साल बाद फिर वोट उनको न देके उनको बाहर करो, और या फिर कुछ और तरीका हो। वही तरीके की हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन यहां पर कुछ होते हैं। जैसे क्या क्या होता है? पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी आरंभन। आरंभन का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा ही जो है वह विधि बनाकर वह यहां पर दिया जाए, यानी कि जनता जो है वह जनता द्वारा कानून का प्रारूप बनाया जाए। जब जनता द्वारा कानून का प्रारूप, और किसको भेज दिया जाए? ये कानून का प्रारूप बनाकर, ड्राफ्ट बिल बनाकर हमारे प्रतिनिधियों के पास भेज दिया जाए कि भाई ये कानून आप लोग नहीं बना सकते, हम बना रहे। जैसे एक एग्जांपल, अन्ना मूवमेंट चला तो लोकपाल आंदोलन में आपको मालूम होगा कि अन्ना जी ने एक लोकपाल बिल अपना सरकार को दिया था कि आप इसको लागू कीजिए। यह अलग बात है कि उन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन काफी चीजें तो उसी तरीके की रहीं। तो लोकपाल आंदोलन इसीलिए हुआ था कि हमने खुद ही अपनी तरफ से कानून बनाकर दिया हुआ था। या निर्भया केस अगर आपने देखा होगा तो निर्भया केस के बाद जो है, अगर आपने देखा होगा, लोगों ने मांग किया कि कानून सेक्सुअल वायलेंस में ये होना चाहिए, और सरकार ने वैसे किया। तो कानून की पहल किसके तरफ से हो रही है? जनता द्वारा। यानी जनता द्वारा कानून का प्रारूप या कानून के लिए पहल किया जा रहा है कि ऐसा कानून होना चाहिए। तो ये इनिशिएटिव होता है, जनता खुद से ये काम कर सकती है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या है? जनमत संग्रह। कि जहां किसी मुद्दे पर आपकी राय, जनता की राय, ओपिनियन ऑफ पीपल, जनता की राय यहां पर ली जा रही है कि अच्छा आप बताइए कि इस पर क्या होना चाहिए। भारत सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है तो एक तरीका, जैसे फार्म बिल है, अब बड़ा डिस्प्यूट, बड़ा विरोध हो रहा है, तो ठीक है भारत सरकार बोल दे किसानों से कि आप लोग अपना देश में जागरूकता बढ़ाइए, जो करना है आप करिए, हम रेफरेंडम लेकर आएंगे, अगर यहां पर 50% से ज्यादा लोग आपके फेवर में रहेंगे तो आपका कानून, और अगर हमारे फेवर में रहेंगे तो हमारा कानून। तो ये रेफरेंडम लाया जा सकता है। फिर एक तीसरा शब्द इसी से मिलता जुलता है, प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड जो है यहां पर, प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड का मतलब भी है
वह जो है राजनीतिक मुद्दों पर जनता की राय लिया जाता। जैसे कश्मीर का मुद्दा है तो प्लेबिसाइड वहां पर होगा कि वो पाकिस्तान में रहेगा, भारत में रहेगा, तो वहां पर बहुत तकनीकी मुद्दे पे प्लेबिसाइड ठीक एक जैसा होता है। दूसरा यहां पर एक अंतिम जो तरीका होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, उसे हम रिकॉल कहते हैं। रिकॉल का मतलब क्या है, प्रत्यावर्तन का मतलब क्या है, अपने जो प्रतिनिधि को हमने भेजा है अब जाकर संसद में विधानसभा में कुछ कर ही नहीं रहे हैं और हमारे ऊपर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, 5 साल हमें क्या वेट करना पड़ेगा, तो हम क्या है अपने प्रतिनिधियों को समय के पहले वापस बुला लें, रिकॉल कर लें कि आप 5 साल नहीं 2 साल के अंदर हमें लग रहा है हमारा प्रतिनिधि जो है गलत है, तो हम वहां रिकॉल लेकर आए और वहां पर जनता की मेजॉरिटी से उनको वापस बुला लिया जाए। तो अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, वापस बुलाना, तो ये यहां पर देखा जाता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल हैं जो यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक और चीज यहां पर समझते हैं और वो क्या है, पहले उसको देखते हैं। डेमोक्रेसी जो होती है वो कई तरीके की यहां पर होती है। तो डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो क्या देखा जाता है कि डेमोक्रेसी का एक अलग सा डिफिनीशन दिया जाता है। थोड़ा इसको समझिएगा, डेमोक्रेसी का एक अलग डेमोक्रेसी का डिफिनीशन क्या दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2 वे रिलेशन है, कुछ लोग कहते हैं ये 2 तरफा संबंध है। कहते हैं किसके बीच में 2 तरफा संबंध है? कहते हैं एक तरफ स्टेट है और एक तरफ सिटीजन है। ध्यान से समझिएगा और आज के बहुत से सवालों के जवाब यहीं से मिलेंगे। ये सारे डिबेट, ये सारे टर्मिनोलॉजी जितनी क्लियर होगी, हमने कहा उतना बेहतर पॉलिटी नहीं, पूरा आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसका असर कई जगहों पर आपका पड़ने वाला है। इसलिए टाइम जो है अपने पास कम है क्योंकि सिलेबस बड़ा है। अगर मैं बहुत आराम इत्मीनान से पढ़ाऊंगा तो चीजें सही नहीं रहेंगी। तो हमें जो है इसमें ये दोनों चीजें देखनी। और अगर मैं बहुत लंबी क्लास अभी खींच दूं, अभी अचानक 2.5 घंटे 3 घंटे, तो ऑनलाइन मोड में आप इतनी लंबी क्लास करने के लिए सक्षम नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमें इन दोनों चीजों को समझना है। इसलिए हमने कहा कि अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी समझने में तो आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है हम व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपको जवाब दे दें और या फिर अगले दिन क्लास में हम वहां पर आपके क्वेश्चन को समराइज कर दें, ब्रीफ कर दें। इससे क्या है कि आपकी तैयारी, कई बार क्या होता है कि छोटी सी कोई चीज समझ में नहीं आती है और उसके कारण पूरी क्लास में जो है हमारा सर पकड़े रहता है कि यार इसका क्या मतलब होगा। तो हमें उन छोटी छोटी चीजों को दूर करना है। आइए फिर से, डेमोक्रेसी हमने कहा एक 2 वे रिलेशन है। किसके बीच में? स्टेट और सिटीजन के बीच में। कैसे? अब इसको भी समझिए। स्टेट का काम पहले ही हमने आपको बताया था। स्टेट का काम क्या है? स्टेट एक सर्विस प्रोवाइडर है। यह क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। यह सेवा प्रदान करता है। राज्य क्या है? सेवा प्रदान करता है। और सेवा में क्या प्रदान करता है? तो हमने पहले ही बताया था कि पहला काम है सिक्योरिटी, यह हमें सुरक्षा देता है। दूसरा काम हमारा क्या है? बेसिक नीड्स। हमारी बेसिक नीड्स जो है वह कौन फुलफिल करता है? वह ये पूरा करता है। तीसरा काम क्या करता है? क्वालिटेटिव लाइफ। क्वालिटी लाइफ जो है वो हमें देता है। राज्य का ये काम होता है। अब अगर सोचिए कि राज्य हमें सुरक्षा देने में असफल हो जाए, राज्य हमारी जरूरतों को पूरा करने में असफल हो जाए, बेहतर जीवन, अच्छा जीवन, लग्जरीज लाइफ देने में अगर ये फेल हो जाए, अगर ये फेल हो जाता है, यानी यदि राज्य असफल हो जाए, अगर स्टेट फेल्ड हो जाए तो क्या होगा? आपके पास क्या ऑप्शन होगा? यानी सिटीजन के रूप में हमारे पास क्या ऑप्शन होगा?
तो देखिए सिटीजन के पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, ये देखिए। पहला विकल्प, इसको कहते हैं एग्जिट मॉडल, निकासी। निकासी का मतलब क्या है, आप समझिए। कल्पना कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और जिले के किसी दबंग ने, किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने, जैसे मैं हूं और मेरे पड़ोसी ने अचानक सवेरे सुबह सुबह आकर मेरे जो मेरी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि ये दीवार यहां पर मेरी रहेगी और यहां पर तुम दिखने नहीं चाहिए। मैं उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, वो ताकतवर हैं, उनके साथ बहुत लोग हैं। मैं पुलिस थाने गया, मैंने कहा कि साहब हमारे जो है संपत्ति है, थोड़ी सी जमीन है, उस पर कब्जा हमारे पड़ोसी ने कर लिया, वो लोग दबंग है और धमकी दे रहे हैं कि हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से यहां पर डर लगना तो स्वाभाविक है। तो आप थाने गए। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि थानेदार साहब जो हैं से जब आप मिल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि थानेदार साहब के सामने वाली कुर्सी में चाय पीते हुए वही दबंग व्यक्ति बैठा हुआ है। आप देख के चकित, और जैसे ही आपने थानेदार साहब से बोला कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, और थानेदार साहब ने आपको ही उल्टे 4 गाली देते हुए कहा अभी यहीं पे तुमको हम बहुत मार मारेंगे और चले जाओ यहां से, जो हो रहा है होने दो। अब आप बताइए कि क्या आपका स्टेट, क्योंकि पुलिस क्या है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो स्टेट पर आपका फेथ बनेगा, टूटेगा। आप बाहर निकलते हैं, जैसे ही एक दूसरा आदमी वहीं से आपकी स्थिति को देख रहा था और आया, कहा कहां चले गए थानेदार साहब के पास, हम चलो तुमको लेकर चलते हैं भैया जी के पास। और जो लोग पूर्वांचल के हैं वो लोग जानते हैं भैया जी कल्चर, भैया जी के पास चलते हैं। भैया जी की बात कोई टाल ही नहीं सकता है। बड़े बड़े बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, वो बाहुबली यानी भैया जी का एक जन दरबार पूरा लगा हुआ है। आप उनके पास गए और उन्होंने कहा भैया जी हमारे पड़ोसी ऐसे किए। भैया जी ने थानेदार को फोन लगाया और कहा कि उस आदमी को जो है तुरंत सबक सिखाओ और इनकी जमीन वापस करो। अब भैया जी को लेकर मेरा क्या है, भरोसा यहां पर मजबूत हो गया। तो मैंने क्या किया, मैं स्टेट के सिस्टम से अपने को एग्जिट कर लिया। मुझे अब थाने और पुलिस पे भरोसा नहीं है, और एक अल्टरनेटिव जो है हमने यहां पर सर्च कर लिया। और यह अल्टरनेटिव कौन थे, माफिया साहब, बाहुबली साहब, जनता दरबार, रॉबिन हुड। तो यहां से यह रॉबिन हुड की कल्पना, 90 का दशक भारत का ऐसा ही दशक था। कोई समस्या आए आप पुलिस के पास नहीं, आप पहले भैया जी के पास जाएंगे, वो आपको वहां पर सिक्योरिटी देंगे। यही स्थिति छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में देखी गई। वहां पर जो आम गांव वाले थे उनका जब शोषण जमींदारों के द्वारा या बाहरी लोगों के द्वारा किया गया, और जब वो लोकल थानों पर गए तो कई बार अगर अच्छा कोई पुलिस अधिकारी है तो अच्छा रिस्पांस, और कई बार जब करप्ट पुलिस अधिकारी है तो उन्होंने जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में उन आम किसानों का ही, आम गरीब आदमियों का ही शोषण किया। वो लोग ऐसे में नक्सली लोगों के पास जाते थे और नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, और उन्होंने कुछ किया नहीं। अगले दिन जमींदार साहब का जो है डेड बॉडी वह पेड़ से लटकता हुआ दिखा। पूरे गांव वालों में मैसेज चला गया, ये जो शोषण करने वाले जमींदार थे, अगर इनसे हमें कोई न्याय दिला सकता है तो वह नक्सली है। यानी यहां पर आपकी लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है। आप एक अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस खोज रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेट अपना सर्विस प्रोवाइड करने में फेल है। यानी अगर स्टेट हमें सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव जो सिक्योरिटी है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, और ऐसे में स्टेट सिस्टम कमजोर होगा, डेमोक्रेसी क्या होगा, कमजोर होगा। स्टेट का काम हमने क्या कहा, बेसिक नीड्स को पूरा करना और क्वालिटी लाइफ हमें देना यहां पर है। अगर राज्य जो है वो अभी जैसे कोविड का दौर चल रहा है, आप सोचिए कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे कि भाई आप अपने तरीके से जैसे जीना है जिए, अनाज वगैरह हम नहीं दे सकते, गरीबी बढ़ने लगे, लोग अब स्थिति ये आ जाए कि 2 वक्त की रोटी नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसी स्थिति बड़ा भयावह स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों में लाती है कि जहां पर लूट मार या इस तरीके की गतिविधियां वहां पर बढ़ने लगती है। इसलिए स्टेट के लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थितियों में वह अपने लोगों का साथ दे। अगर स्टेट वहां पर फेल होती है तो फिर स्टेट से वो एग्जिस्ट करेंगे और अपने तरीके से, गलत तरीके से वह इन चीजों की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। ये रिलेशन है यहां स्टेट और सिटीजन का, ये समझने वाली बात है।
अभी आपने देखा होगा कि आज जो है, आप अगर स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कोई दिलाना चाहता है तो स्कूल दो तरीके के हैं, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। आप बताइए, अगर आप आर्थिक रूप में थोड़े भी सक्षम हैं तो आप प्रेफर कहाँ करेंगे? कोई सरकारी स्कूल में प्रेफर नहीं करेगा, वहां से एग्जिट कर चुके हैं लोग। जबकि आज से 20-25 साल पहले की स्थिति यह थी कि भारत में प्राइवेट स्कूल कोई जानता भी नहीं था। सही मायने में सरकारी स्कूल से ही पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब लोग वहीं से निकलते थे। लेकिन आज सरकारी स्कूल वह पूरी तरीके से खत्म है और प्राइवेट स्कूलों का जमाना यहां पर चल रहा है। तो इसका वजह है कि लोगों का स्टेट के सिस्टम से क्या है, एग्जिट करते गए और वैकल्पिक संस्थाओं की खोज करते गए। सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप कहां जाना पसंद करेंगे? नो डाउट सरकारी हॉस्पिटल बहुत सस्ते हैं और अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। बावजूद इसके प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, पैसा जरूर लेते हैं लेकिन क्वालिटी देते हैं, तो हम एग्जिट करते हैं। तो डेमोक्रेसी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पर स्टेट क्या रोल प्ले कर रहा है और जनता क्या रोल प्ले कर रही है। अब अगर हमने कहा कि स्टेट जो है यहां पर फेल हो जाती है तो लोग क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, यानी राज्य के वैकल्पिक संस्थाओं की खोज यहां पर हो जाती। और यह स्थिति कहीं से भी बेहतर नहीं मानी जा सकती। राज्य के वैकल्पिक संस्थाओं की खोज हो जाती है और ऐसे में जो है लोग राज्य से दूरी बना लेते। और यहीं पर क्या होगा फिर प्रॉब्लम? आपको क्या लगता है ये टैक्स इवेशन क्यों होता है, ये कर चोरी क्यों होता है? क्योंकि सिटीजन कहता है किस चीज का टैक्स? ये गड्ढों के लिए टैक्स हम देंगे, 2 घंटे की लाइट के लिए हम टैक्स देंगे, इनसिक्योरिटी के लिए टैक्स देंगे। अगर स्टेट अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो लोग, नागरिक टैक्स नहीं देंगे। इसलिए पहले हमारे यहां टैक्स तो बिल्कुल नहीं होता था। हाँ, पिछले 1-2 दशकों से जैसे जैसे आधारभूत सुविधाएं बढ़ी हैं और काफी कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। अगर आप 2 दशकों में देखें तो सड़कों का स्तर, विद्युत का स्तर, इन सब चीजों का स्तर काफी बेहतर हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अगर बात की जाए तो अब उसमें क्या है कि फिर सिटीजन जो है वहां पर टैक्स पे करने में सक्षम होते हैं। या इसी तरीके से 90 के दशक में स्थिति ये थी कि लोग मत देने जाते ही नहीं थे। लोगों को लगता था कि क्यों, किसके लिए टैक्स, ये वोट दें। वोटिंग राइट बोला जाता है डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी राइट, लेकिन सिटीजन का कहना है कि भाई चाहे इनको चुनेंगे और चाहे इनको चुनेंगे, सब हैं तो एक ही जैसे। ये भी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ये भी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ये भी कुछ काम नहीं करेंगे, ये भी कुछ काम नहीं करेंगे। तो लोग वोट देने ही नहीं जाते थे। तो ये जो है चीजें देखी जाती थी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसको हम कहते हैं कि पैसिव सिटीजन है। ऐसे लोग जो हैं ये गलत नागरिक हैं, ये सही नागरिक नहीं। एग्जिट करना निष्क्रिय नागरिकों की निशानी है। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं, कर चोरी, मत न देना, ये सब वैकल्पिक संस्थाओं की खोज करना, ये सब निष्क्रिय नागरिकों की निशानी है। सक्रिय नागरिकों की क्या निशानी है? दूसरा मॉडल है वॉइस मॉडल। वॉइस यानी आवाज उठाना। अगर आपको लगता है कि स्टेट अपना सर्विस जो है वह नहीं सही से दे रहा है तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। आप सरकार के खिलाफ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टेट। आप क्या करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आपको लगेगा राज्य नहीं काम सही कर रहा है, आप सोशल मूवमेंट चलाएंगे, सामाजिक आंदोलन चलाएंगे। आप सरकार को हर तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेट का जो रोल है वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां पर जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है, सोशल मूवमेंट, ये सब चलाया जाता है। तो आवाज लोग उठाते। हमारे यहां ऐसे आवाज उठाए गए। अन्ना मूवमेंट क्या था, निर्भया मूवमेंट क्या था, आरटीआई के लिए आंदोलन चलाया गया, बच्चों के लिए, बधुआ मजदूरों के लिए बहुत से आंदोलन, महिलाओं के लिए हाल के वर्षों में बहुत से आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इन सब का पर्पस क्या है कि स्टेट को जो है वह अकाउंटेबल बनाना। हम छोड़ेंगे नहीं राज्य को, हम दबाव बनाएंगे, हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम मत देंगे। और मत देने के समय नोटा चाहिए, नोटा हमको मिला तो हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई हमको अच्छा विकल्प नहीं मिल रहा है, हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है 10 बार उनसे सवाल पूछेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, आरटीआई दायर करेंगे। ये सब एक्टिव सिटीजन का जो है यह निशानी होता है। ये एक्टिव सिटीजन होते हैं।
इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसा नागरिक होगा लोकतंत्र वैसा होगा, या जैसा सरकार होगा वैसा नागरिक। दोनों के बीच में दो तरफा रिश्ता है। अगर पैसिव सिटीजन है, निष्क्रिय नागरिक हैं, तो आप पुअर डेमोक्रेसी हैं, तब आप बहुत गरीब लोकतंत्र हैं, तब आप सफल नहीं हो सकते। और अगर आप जो है एक्टिव सिटीजन हैं, तो आप एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, बहुत मजबूत लोकतंत्र हैं। तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यहां पर है। तो डेमोक्रेसी का सही मतलब यह है कि जहां पर नागरिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे। इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कि हमें एक ऐसा डेमोक्रेसी चाहिए जहां पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो नागरिकों का। हमें क्या चाहिए? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहिए। पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या है? कि लोग जो हैं भाग लें, भाग न लें, पार्टिसिपेट करें, सहभागी लोकतंत्र। मत दें, विरोध प्रदर्शन करें, अपने विचार सोशल मीडिया पे रखें, जहां कहीं भी जो उनको सही लग रहा है वो उन सब चीजों में एक्टिवली वो इन्वॉल्व रहें। इससे हमारा देश जिंदा रहता है। और दूसरा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव यानी परिचर्चात्मक लोकतंत्र, यानी उसको कहते हैं फ्रॉम रोड टू पार्लियामेंट, डिबेट डिस्कशन होने चाहिए। परिचर्चात्मक लोकतंत्र, चर्चा कीजिए खूब आपस में, डिबेट डिस्कशन जो है यहां पर होने चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज, जनता की आवाज होनी चाहिए, तब हम डेमोक्रेसी सही मायने में यहां पर मानते हैं। क्लियर है? तो ये यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब है। अंबेडकर जी का एक और मानना था कि डेमोक्रेसी को हमने केवल एक मायने में देखा है, और वो क्या है? सरकार कैसी है, सरकार को कौन चुन रहा है, सरकार को कौन नियंत्रित कर रहा है। यानी उनका कहना था कि डेमोक्रेसी को हम केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो अंबेडकर जी का मानना था कि डेमोक्रेसी का हमारे लिए मतलब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और यह गलत है। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी असल में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होती है। मतलब क्या अंतर है इन दोनों में? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट कैसी है, और गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार आपके पास है या नहीं, यानी राइट टू चूज आपके पास होना चाहिए। तो लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र मतलब कि ऐसी सरकार जिसको आप चुन रहे हैं, जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो, जो जवाबदेह यहां पर सरकार, सिटीजन के लिए क्या हो? जवाबदेह सरकार। तो राइट पॉलिटिकल का मतलब है कि यहां पर जो है सिटीजन के पास राइट हो अपने स्टेट के अगेंस्ट। यहां पर जो है सिटीजन्स must have rights against state। तो राज्य के पास नागरिकों के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए। यह तो हो गया राज्य के इर्द गिर्द। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है जहां सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वैल्यू हो, और जहां इकोनॉमी का मतलब है कि जहां इकोनॉमिक सिस्टम में भी जो है वह यहां पर हो। यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो इन जगहों, सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या हो? इंटीग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य। जैसे अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अनुच्छेद 17 आगे हम लोग पढ़ेंगे, कहता है कि राज्य अस्पृश्यता का प्रतिबंध करता है, यानी राज्य के द्वारा अस्पृश्यता नहीं की जाएगी। स्टेट क्या करेगा कि वो आपके साथ अनटचेबिलिटी नहीं करेगा। राज्य ये नहीं कहेगा कि ये ऊंची जाति के या छोटी जाति के। ठीक है, राज्य के ऊपर हमने प्रतिबंध लगा दिया, राज्य एकदम बिल्कुल इक्वल है, सेकुलर है। लेकिन क्या समाज करेगा? क्या समाज को हम करने की अनुमति देंगे? क्या समाज जो है वह फ्यूडल बना रहेगा? क्या समाज जो है डेमोक्रेसी के जो वैल्यू हैं
वो जब तक समाज में नहीं आएंगे तो क्या डेमोक्रेसी आएगी? सरकार ठीक है, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है एक जैसा, लेकिन समाज में जो लोग हैं आपस में जातिवादी तरीके से, धार्मिक तरीके से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं। समाज जो है, सोसाइटी जब तक डेमोक्रेटिक नहीं होगी तब तक यहां पर कहीं भी डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकता है। तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं, यानी इक्वालिटी, यानी लिबर्टी, यानी जस्टिस, ये कहां पे आना चाहिए? सोसाइटी और इकोनॉमी के लेवल पर होना चाहिए। तो ये जो है यहां पर, यानी सोसाइटी और इकोनॉमी में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन वहां पर हो, तो ये यहां पर बोला जाता है। क्लियर है? अब अंतिम वर्ड जो डेमोक्रेटिक के बाद है वो क्या है? रिपब्लिक। हम यहां पर बात कर रहे थे कि हमारा जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसा है, तो हमारे यहां पर बताया गया है कि ये जो है सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और क्या है? रिपब्लिक है। आइए रिपब्लिक का मतलब भी समझते हैं। रिपब्लिक का मतलब यहां पर समझते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जहां हेड ऑफ नेशन शुड बी इलेक्टेड, हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए। मतलब कि राजतंत्र की विशेषता क्या है? राजा का लड़का राजा, उसका लड़का उसका बेटा, उसका बेटा जो है वो राजा, ऐसे नहीं होना चाहिए। चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, तब हम उसको रिपब्लिक बोलेंगे। यानी जहां एक्चुअल पावर, सॉरी वो दब गया, कहीं से शट डाउन हो गया। हाँ, कैंसिल कर दें क्या? हाँ नहीं, यहां पे बंद हो गया। ये असल में कुछ निकल गया, मेरे पैर से लग गया। ये यहीं से शायद निकला है ना। ये यहां पे कैंसिल करें? हाँ ठीक है। तो रिपब्लिक जो है इसका क्या मतलब है कि जहां पर हमने कहा कि जहां पे हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड, राज्य के अध्यक्ष जो हैं निर्वाचित होने चाहिए। ठीक है? और यहां पर जो है ये रिपब्लिक का जो मतलब यहां पर है कि एक तरीके से डिसीजन जो है वह किसके पास है? यहां पर वो डिसीजन लेने की शक्ति जो है वो किसके पास है? तो ये बोला गया है कि यहां पर जनता के पास है। तो हेड ऑफ नेशन शुड बी इलेक्टेड। तो अगर भारत की बात करेंगे तो हमारा प्रेसिडेंट जो है वह इलेक्ट होता है ना? डायरेक्टली इलेक्ट होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट होते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या हैं? वो इलेक्ट होते हैं। तो ये रिपब्लिक है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में मोनार्की है। मोनार्की का मतलब वहां डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहां राजा भी होते हैं, रानी भी होती हैं, वहां उनके बेटे राजा रानी होते हैं, वंशानुगत तरीके से होता है। इसीलिए ब्रिटेन को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोला जाता है, यानी संवैधानिक राजतंत्र बोला जाता है, और भारत और अमेरिका को रिपब्लिक यानी गणतंत्र बोला जाता है। रिपब्लिक का मतलब जहां राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट। वह क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए, चाहे जनता के द्वारा चाहे किसी भी तरीके से, तो इलेक्टेड वहां पर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब जो है आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा अदर वर्ड है इसमें उनको एक बार देखते हैं। हाँ चल रहा है? तो यहां पर जो है जो अदर वर्ड्स हैं पहले एक बार उसको देखते हैं। तो देखिए, अब एक चीज तो हमने देख लिया, क्या क्या हमने देखा अभी तक? हमने यहां पर देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब हमें देखना है कि ये तो हो गया सरकार कैसी है हमारे यहां। सरकार कैसी है? सॉवरेन है। कैसी है? सोशलिस्ट है। कैसी है? सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। लेकिन सरकार का मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? एम क्या है? गवर्नमेंट किस चीज के लिए काम करेगी? तो पहला चीज बोला गया है जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, तीसरा इक्वालिटी और चौथा क्या बोला गया है? फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब यहां पर क्या है? सुना होगा आपने सनी देओल का वो स्टेटमेंट कि यहां पर तारीख पे तारीख मिलता है लेकिन मिलता नहीं है क्या? तो न्याय नहीं मिलता है। तो
तो ये जो न्याय नहीं मिलता है क्या चीज, कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो जस्टिस का जो मतलब होता है वो बोला जाता है फेयर ट्रीटमेंट। जस्टिस का मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां सबके साथ सही निष्पक्ष व्यवहार हो, राइट के साथ राइट और रॉन्ग के साथ रॉन्ग, यानी राइट और रॉन्ग का डिवीजन वहां पर होना चाहिए, उचित अनुचित के आधार पर निर्णय होने चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और कोई व्यक्ति सही कर रहा है, मैं सही, जो व्यक्ति काम सही कर रहा है उसके साथ मैं अच्छा व्यवहार न करके बुरा व्यवहार करूं, तो ये कोई न्याय नहीं, ये कोई जस्टिस नहीं है कि जो व्यक्ति वहां पर जिसको पुरस्कार मिलना चाहिए उसको दंड दिया जाए और जिसको दंड मिलना चाहिए उसको पुरस्कार दिया जाए। तो ये क्या है? अन्याय है। न्याय कहा जाता है कि वो जरूरी है समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में एक ऑर्डर डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जस्टिस का मतलब है सोसाइटी में इसी ऑर्डर और बैलेंस को बनाए रखना। क्या है जस्टिस? न्याय क्या है? समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर न्याय नहीं होगा तो समाज की व्यवस्था वहीं पर क्या है? भंग हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसे में सोसाइटी में जो लोग अच्छे लोग हैं वो लोग भी बुरे रूप में अपने को दिखाना शुरू करेंगे। आप सोचिए कि अगर अभी एग्जाम हो यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, और एग्जाम बिकने लगे, कहा जाए कि 15 लाख लाइए, आपको हम दिला देंगे, पेपर दिला देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लोगों का ध्यान पढ़ने पे ज्यादा होगा या पैसा मैनेज करने पर ज्यादा होगा? और जो लोग पूरी दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह अपने एक ऐसे साथी की तुलना में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं जो बिल्कुल नाकाबिल है, ऐसे लोगों का कुंठा का स्तर क्या होगा? और अगर ऐसे लोगों का कुंठा का स्तर बढ़ता जाए तो कई बार ऐसे लोग समाज विरोधी भी हो सकते हैं, कई बार ऐसे लोग व्यवस्था विरोधी भी हो सकते हैं, ऐसे ही क्रांतियां होती हैं, ऐसे ही विद्रोह होते हैं, ऐसे ही अराजकता अपराध की पृष्ठभूमि बनती है। इसलिए न्याय बहुत जरूरी है समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए। और न्याय के लिए जरूरी क्या है? व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस एज फेयरनेस, निष्पक्षता, फेयर ट्रीटमेंट, राइट और रॉन्ग के बेसिस पर डिसीजन वहां पर लिए जाए। तो बोला गया है हमारे प्रियम्बल में कि हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो सोसाइटी जस्टिस लाए। और जस्टिस कहां पे? इन्होंने कहा तीनों स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर भी, इकोनॉमी के स्तर पर भी और पॉलिटिकल स्तर पर भी वहां पर जस्टिस लाया जाए। कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, कल हमारा प्रियम्बल फिनिश हो जाएगा। कल ही जो है, जैसे ही ये आधे घंटे में खत्म होगा ये सारे टर्मिनोलॉजी, कल हम प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो यहां से आ सकते हैं उनकी फॉर्मेटिंग क्लास में ही करा देंगे। फॉर्मेटिंग कराने से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा और उसके बाद आप उसको घर पर लिख भी लीजिएगा। तो कल इसको हम लोग कराएंगे कैसे आपको करना है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल मिलते हैं। अभी इसका जो इंग्लिश मीडियम का नोट्स है प्रियम्बल का, शायद वो नहीं आपके पास पहुंचा होगा, थोड़ी देर में उसको हम सेंड करा दे रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।